हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज रेडी टू एग्जाम के इस YouTube चैनल पे क्लास 12th मैथमेटिक्स का अनसॉल्व लेके हम लोग आए हुए हैं। जो क्या बोलते हैं, अनसॉल्व विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसमें क्या होता है, संग्रह होता है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका उसमें क्या होगा, संग्रह होगा। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी पर आधारित है 2024, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी 2024 ये राजू प्रकाशन का है। और अंसाल भाई इसमें क्या बोलते हैं कि जो विगत वर्षों में, विगत 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका संग्रह है। आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग पहला सेट जो हल करेंगे 2023 का, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आपको देना 2024 उसमें क्या बोलते हैं 2023 में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है, कितने देर में कर देना है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनसॉल्व को सॉल्व करना। तो आइए आज हम लोग सेट फर्स्ट 2023 का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें सेट फर्स्ट 2023 में पहला पेपर का कोड क्या है। तो देखिए पहले पेपर का जो कोड है हमारा ये है 324AX। ये कोड है हमारे पेपर का, जिसको हम लोग आज सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क है, फर्स्ट का जो क है, ये आपसे पूछा गया है कि अवकल समीकरण d2y/dx2 इक्वल जो है y + dy/dx का होल पावर 1/5 है का घात आपको बताना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि d2y/dx2 इक्वल टू हो जाएगा y + dy/dx। ठीक है, इसका क्या है 1/5 और इसकी आपको घात बतानी है। ठीक है, अवकल समीकरण की आपसे घात पूछा गया है। देखिए अवकल समीकरण से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, घात पूछी जाती है, और एक क्वेश्चन और होता है आपसे कोटि पूछी जाती है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो आपको घात बतानी है और कोटि बतानी है। तो देखिए जो अवकल समीकरण की घात होती है वो जो उच्चतम कोटि होती है उसकी, जितने बार अधिकतम उसको अवकलन किया गया होता है उसकी घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। और जितनी बार अवकलन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx2 इक्वल टू, ये आपका y है प्लस का dy/dx है। ठीक है, इसकी पावर है आपका 1/5। इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा d2y/dx2 और इसकी पावर हो जाएगी 5 इक्वल हो जाएगा y + dy/dx। ठीक है, देखिए तो ये जो इसकी कोटि आपसे पूछी जाए तो इसकी कोटि क्या है, कितने अधिकतम बार इसको डेरिवेटिव किया गया है, कितने अधिकतम बार इसको अवकलित किया गया है, उसी की जितने बार किया जाएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पे कोटि जो होगा इसका कोटि ये हो जाएगा आपका 2। और घात कितनी हो जाएगी, तो घात के लिए उच्चतम जो कोटि होती है उसकी जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो उच्चतम कोटि ये d2y/dx2 है और इसकी घात कितनी है 5 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। तो आपका विकल्प नंबर सेकंड जो है सही है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ख। इसका ख जो है आपका ये दिया गया है कि आप निम्नलिखित में से ये है cos² x और dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा गया है, इसका मान क्या होगा क्वेश्चन नंबर ख का। तो मान में देखिए इसका पूछा गया है तो आपको इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आपको फार्मूला बताया जाता है कि cos 2x बराबर जो होता है आपका ये होता है 2 cos² x - 1। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा cos 2x, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos² x। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको इधर जब लेके आएंगे तो हो जाएगा cos 2x और प्लस का 1 और पूरे का बटा हो जाएगा 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इक्वल हो जाएगा आपका cos² x। तो cos² x का हम इतना रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका cos² x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका समाकलन ऑफ cos 2x प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा आपका dx। इसमें से 1/2 आपका कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लेते हैं हम, और ये हो जाएगा समाकलन ऑफ cos 2x dx प्लस समाकलन ऑफ 1 dx। ठीक है,
यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है कि समाकलन ऑफ cos ax dx इक्वल टू होता है sin ax अपॉन a, ठीक है, और प्लस का सी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 और cos 2x ax जगह क्या है, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन a की जगह पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे और प्लस समाकलन ऑफ dx का क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा आपका c। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 4 अब प्लस का x/2 अब प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर है विकल्प नंबर जो आपका है फर्स्ट सही है, ठीक है। अब देखिए जो ग वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका ग जो है, देखिए पहला का ग जो दिया गया है, करा सदिशों 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k और 3i कैप माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दो सदिश आपको दिए गए हैं, एक सदिश आपका वेक्टर का a बराबर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर का b बराबर जो आपको दिया गया है, वेक्टर b बराबर दिया गया आपका 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। इनके बीच का आपको कोण बताया गया है। देखिए जब दो सदिश होते हैं, एक सदिश है वेक्टर का a डॉट वेक्टर का b, तो बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर का a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर का b, और ये होता है आपका cos थीटा। यहाँ से अगर cos थीटा देखा जाए तो cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर का a डॉट वेक्टर का b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का a इंटू होता है आपका मॉड ऑफ वेक्टर का b। यहाँ से देखिए कि जब कोई भी सदिश होता है आपका, जैसे मान लीजिए वेक्टर का r बराबर आपको दिया गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया गया, ये एक सदिश है, स्थिति सदिश जिसका दिया गया है। तो इसका जब मॉड निकालते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर का r निकालते हैं तो होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें परिमाण चाहिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करें। यहाँ से देखिए वेक्टर ए बराबर जो है आपका, ये आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप है, और मॉड ऑफ वेक्टर का ए लिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9। ये बराबर ऐड करेंगे तो 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू जो आएगी इतना आ गई, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और देखिए आप कि वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है, वेक्टर बी बराबर जो है आपका दिया 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर का बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस का 4 और प्लस का 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी जो हो गया ये बराबर हो गया अंडर रूट 14, ये भी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें निकालना है cos थीटा, थीटा के दोनों के बीच का कोण बताना है। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर का a डॉट वेक्टर का b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर का b। तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, और ये डॉट है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस का 2j कैप अब प्लस का कितना होगा k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है, मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है 14 और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू है ये भी 14 है। यहाँ से हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल, ठीक है। देखिए i डॉट आई बराबर 1 होता है, i डॉट जे बराबर 0 होता है, i डॉट आई करें तो ये बराबर 1 होता है, ये बराबर होता है आपका j डॉट जे बराबर होता है आपका k डॉट के।
बाकी आई डॉट जे करें तो 0 अंश हो जाता है। तो यहाँ देखिए आई का आई के साथ करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, आई डॉट और 1 हो जाएगा। फिर जे का जे के साथ करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टी में माइनस का 2, और इसका जो होगा के का के साथ करें तो 1 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा 14 का 14 में मल्टीप्लाई होगा, दोनों रूट में है तो सिर्फ आ जाएगा आपका 14, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और माइनस का 2 अपान हो जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 7 अपान 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, अब 1/2 हो जाता जो है, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 जो है cos 60 अंश की वैल्यू है, ये हो जाएगा cos 60 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 अंश, तो आपका आंसर होगा 60 अंश। ठीक है, या होगा थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो π/3, π/3 दिया होगा 60 अंश लेते हैं, तो आपका दिया गया 60 अंश। तो एक ग का आंसर हो गया आपका। ठीक है, आइए देख लेते हैं घ का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो तो ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। देखिए दो परिमित समुच्चय दिए गए हैं, एक परिमित समुच्चय ए है और एक बी है, इसमें अवयवों की संख्या जो है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये घ है, फर्स्ट का जो है ये घ है। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो है वो m है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो है, ठीक है, ये बराबर है n है। तो देखिए एक रास बी में अवयवों की संख्या देखें तो एक रास बी में अवयवों की संख्या जो हो जाएगी m गुणे n हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए, तो कह रहा कि संबंध की संख्या बताइए जब ए से बी में संबंध आपको दिया गया है। तो देखिए संबंध जो होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, संबंध जो होता है सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी में जितने भी अवयव होंगे, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं उन अवयवों का ए क्रॉस बी का उप समुच्चय निकाल लिया जाए तो संबंधों की संख्या मिल जाती है। ए क्रॉस बी के संबंधों की संख्या अगर देखा जाए, ठीक है, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या देखी जाए आपसे तो संबंधों की संख्या के लिए जो सूत्र होता है, ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या मतलब 2 के पावर, ठीक है, ये हो जाएगा NA और इंटू हो जाएगा आपका NB, मतलब ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं, संबंधों की संख्या को दिखाएगा। ध्यान देखिए ए में कितने अवयव हैं, m है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर m, और बी में कितने अवयव हैं, n है, तो 2 के पावर n। तो आपका आंसर हो जाएगा संबंधों की संख्या के लिए 2 के पावर mn, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, सेकंड जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अब क्वेश्चन नंबर अंगा दिया है आपको। अंगा जो दिया गया है, अंगा आपसे दिया गया है ए बराबर जो है ये आपका 1 2 3, और बी बराबर जो आपको दिया गया है सेट में दिया गया है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, और पूछा तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा, मतलब आपको फलन बताना है ए से बी में कि ए से बी में फलन क्या होगा। ठीक है, पहला आपको दिया ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 1,2 1,3 2,3 और है 3,3, और सेकंड जो दिया गया आपको वो आपको दिया गया है 1,3 और दिया गया आपको 2,4। देखिए ये आपको दिया गया, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये ए से बी पे परिभाषित फलन है कि नहीं है। देखिए फलन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जब आपको ए से बी पे फलन बताना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए से बी पे अगर ये फलन परिभाषित है अब, ठीक है, तो इसमें दिया गया ए में दिया गया 1 2 3,
और इसमें दिया गया है आपका इसमें दिया गया है 2 3 4। देखिए इसको क्रॉस चेक करना है। तो देखिए फलन के लिए कंडीशन होती है कि जो ये इसमें क्या है, ये प्रांत है, ये प्रांत है आपका, और ये होता है आपका सहप्रांत। ये जो है प्रांत है सहप्रांत। फलन के लिए कंडीशन होती है कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब सहप्रांत में एक होना चाहिए। प्रांत के एक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आपको बताना है तो एक का होना चाहिए 2 से, 2 का होना चाहिए 3 से, और 3 का होना चाहिए 4 से। तो प्रांत में जितने भी हैं उनका सहप्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इसे पुत्र समझ रहे हैं तो इसे आप माँ समझ लीजिए। एक पुत्र की एक ही माँ हो सकती है, एक पुत्र के 2 माँ नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसको आप मान लीजिए ये पुत्र है, ठीक है, और ये जो है आपकी माँ है। ठीक है, तो इसका एक ही इसमें होना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि प्रांत का एक ही प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं कि स्वप्रांत में होना चाहिए, 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का संबंध आप 3 से भी बता दीजिए, एक का संबंध आप 4 से बता दीजिए, नहीं तो आपका फलन नहीं होगा। फलन के लिए कंडीशन है कि प्रांत के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए और प्रत्येक प्रांत का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब जो है स्वप्रांत में मौजूद होना चाहिए, तो वो फलन होगा। आइए देखते हैं, चेक करते हैं हम। देखिए 1 का 2, 1 का संबंध 2 से है। आइए चेक करते हैं कि 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है और 1 का संबंध 3 से है। देखिए 1 का संबंध 2 से हो गया और 1 का संबंध 3 से हो गया। तो 1 का संबंध 2 से है और 1 का संबंध 3 से है, मतलब एक जो है पुत्र है। हम आपको बताएं कि आप इसे पुत्र मान लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पुत्र है और ये माँ है, तो एक पुत्र की 2 माँ हो सकती है, नहीं तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा चेक करते 1 का 3, 1 का संबंध 3 से है। चलिए मान लेते 1 का संबंध 3 से है, इसको हटा देते हैं। 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 3 से है। 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 4 से है। तो देखिए 2 का संबंध 4 से है, लेकिन इसमें हमने कहा है कि प्रांत में एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो 1 का संबंध 3 से हो गया, 1 का संबंध किससे हो गया, 3 से। 2 का संबंध हो गया 4 से, लेकिन 3 तो छूट गया, इसलिए ये भी क्या है आपका फलन नहीं है। तीसरा ये है आपके 1 का 3, 1 का संबंध 3 से, ठीक है। 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 2 से है। 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 3 से है। देखिए 3 का संबंध 3 से, तो हमने आपसे कहा है कि एक पुत्र की 2 माँ नहीं हो सकती, लेकिन एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं, एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं। तो देखिए 1 का संबंध भी 3 से है और 3 का संबंध भी किससे है, 3 से है, तो ये पॉसिबल है, तो ये फलन होगा। और ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके पहले वाले में जो था कि 1 का संबंध 3 से था, ठीक है, और 1 का संबंध किससे था, 2 से था, तो पॉसिबल नहीं था। तो एक पुत्र की 2 माँ नहीं हो सकती, उसी प्रकार 2 पुत्र की 1 माँ हो सकती है, तो ये फलन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। देख लेते हैं 4th ऑप्शन को। देखिए 1 का 2 है, 1 का संबंध जो है वो 2 से है, 1 का संबंध 2 से है। 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 3 से है। इसको मिटा देते हैं। 2 का संबंध जो है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 3 से है, और 3 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध किससे है, 2 से है। देखिए 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, और 3 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध 4 से भी है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 3 का संबंध 2 से भी हो गया और 3 का संबंध 4 से भी हो गया, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए आज से हम लोग अनसॉल्व की सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। जो पहला अनसॉल्व का जो क्वेश्चन था आपका बहुविकल्पी, उसको हमने आज कराने की कोशिश की है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए रोज़ अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे।